कि संतुलित संतुलित सात्विक आहार विहार जो है ये हमारे स्वस्थ जीवन का आधार होता है। संतुलित आहार विहार, आचार विचार स्वस्थ जीवन के आधार स्तंभ है। तो हर माँ का ये सपना होता है कि वो शरीर से स्वस्थ और मन से सुंदर शिशु को जन्म दे। तो देखते हैं हम ये सपना अपनी गर्भवती माताओं का कैसे साकार कर सकते हैं। आहार के विषय में आयुर्वेद क्या कहता है, पहले हम इसको जानेंगे। आहार एवं आयुर्वेद। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही औषधि है। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही औषधि, जैसे कि ये टॉपिक है आप समझ गए होंगे। आहार को यदि हम औषधि समझ करके खाएंगे तो जितनी मात्रा में खाएंगे वो उतना हमको, जैसे औषधि है वो निर्धारित समय पर और निर्धारित मात्रा में लेने पर ही रोगी का रोग ठीक होता है। ठीक उसी प्रकार आहार भी आयुर्वेद के अनुसार एक औषधि है, जिसको सही समय पर और सही मात्रावत लेने से वो हमें आरोग्य और स्वास्थ्य प्रदान करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हम अपनी गर्भवती माताओं को और अपने कार्यकर्ता भाई बहनों को इसको बताना चाहेंगे कि जब भी हम आहार की बात करें गर्भवती माताओं के विषय में, तो सबसे पहले हमको ये बात उनको बतानी चाहिए। इसलिए इस इंपॉर्टेंट लाइन को यहाँ पर लिया गया है। आहार के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार आहार ही औषधि है। मतलब जैसे आप दवा को टाइम टू टाइम लेते हैं बराबर, उसको ज्यादा मात्रा में भी नहीं ले सकते क्योंकि आपको पता है उसका साइड इफेक्ट हो जाएगा, और कम मात्रा में लेंगे तो आपको पता है कि आपको उसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। इस तरह यदि हम कम आहार ले लेंगे तो भी हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता, ना ही गर्भवती माता और गर्भस्थ शिशु की हम उचित आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं, और ना ही हमको इसका स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। अधिक मात्रा में ले लेंगे तो वो पाचन शक्ति के लिए बड़ा जटिल हो जाएगा। तो इसलिए आहार के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार आहार ही औषधि है। अब दूसरी बार लाइन में हम देखेंगे, आहार शुद्ध सत्व शुद्धि और सत्व शुद्ध ध्रुव स्मृति। आहार शुद्ध होने से हमारा सत्व यानी अंतःकरण शुद्ध होता है, और अंतःकरण शुद्ध होने से हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। आहार का बहुत बड़ा ये महत्व यहाँ पर बताया गया है। तो आहार शुद्ध कैसे होगा हम आगे के स्लाइड्स में इसको जानेंगे, और हम इसको बताएंगे कैसे। अन्न ही प्राण है, माता के पोषण के लिए, गर्भ की वृद्धि और पोषण के लिए और स्तन्य उत्पत्ति के लिए आहार की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती। अन्न ही प्राण है, अन्न से हमारे प्राण बनते हैं। जैसे हम इसको आगे के स्लाइड्स में भी देखेंगे और अब भी चर्चा कर लेते हैं। अन्न का जो सूक्ष्म भाग है उसको जिस भावना से खरीदा गया है, जिस भावना से उसको पकाया गया है, जिस भावना से उसको परोसा गया है और जिस भावना से उसको खाया गया है, उससे अन्न का जो सूक्ष्म भाग है उससे प्राण बनता है, क्योंकि उससे मन बनता है और मन से प्राण बनता है। ये आहार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इसके बारे में भी हम आगे विस्तार से करेंगे। गर्भवती माता के पोषण के लिए और गर्भस्थ शिशु की वृद्धि के लिए हमें आहार की आवश्यकता पड़ती है। अब आहार को हम और विस्तृत रूप से कैसे जानते हैं, इस स्लाइड में हम देखेंगे। गर्भ धारणा के पूर्व ही स्वस्थ आहार। हमारी जो बच्चियां हैं या बच्चे हैं, तो हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि न केवल हम गर्भ धारणा की ही बात करें, बाल्यकाल से ही हमें अपने बच्चे के आहार पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर हमने बचपन से ही उसके आहार पर ध्यान दिया, उसके खान पान की समुचित व्यवस्था की, तो आगे चलकर जो आजकल दिक्कतें आ रही हैं तरह तरह की, वो सब समस्याओं से बचा जा सकता है। और गर्भ धारणा से ठीक पूर्व, मान लो आप तभी से नहीं संभाल पाए अपने आप को, तो कम से कम प्री प्लानिंग का जो फेज होता है, जैसे 3 महीने पहले, 6 महीने पहले, उस समय अपने आप को संतुलित, वो अपने उस समय अपने आप को सतर्क कर लें बिल्कुल, कि हमको आज से ही स्वस्थ आहार की प्रक्रिया अपनानी है। जो महिलाएं या जो माताएं बहनें गर्भ धारणा करना चाहती हैं, 3 महीने पहले, 6 महीने पहले, 1 साल पहले भी जो प्लानिंग फेज में आना चाहती है, हम उन बहनों को गर्भवती माता की आदर्श दिनचर्या का चार्ट दे देते हैं, जिसमें उनकी ये सारी चीजें लिखी हुई होती हैं, और उनको प्रतिदिन अगर जो कार्य उन्होंने किया उस पर टिक करना होता है, जो कार्य उनको नहीं किया उस पर क्रॉस लगाना होता है। तो ये हम यहाँ पे सुनिश्चित करेंगे कि गर्भ धारणा के पूर्व ही स्वस्थ आहार बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और अगर हमने पहले व्यवस्था बना ली तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम 3 माह पूर्व तो हम बिल्कुल सतर्क हो जाएं, अपने रहन सहन, अपने आचार विचार, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर लें, जिसके माध्यम से हम एक स्वस्थ, प्रतिभाशाली और
समुन्नत शिशु को जन्म दे सकते हैं। अब इसमें हम देखेंगे आगे आहार की मात्रा और गुणवत्ता के विषय में जानेंगे। आहार की मात्रा के बारे में तो हमने जान लिया कि आहार की मात्रा जो है वो औषधि की तरह होनी चाहिए, बिल्कुल बैलेंस, ना तो हमको बहुत ज्यादा ले लेना है और ना हमको बहुत कम ले लेना है। मात्रा की अपेक्षा उसकी गुणवत्ता पर और भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हम सोच लेते हैं कि हमने आज तो पेट भर के खाना खा लिया, अपनी जरूरत से ज्यादा आहार खा लिया, लेकिन हमने उस आहार में खाया क्या है? मान लो आपने दाल बना ली, रोटी बना ली, तो वो दोनों ही अन्न हो गए। उसके अलावा शाक हमने क्या लिया उसमें? तो शाक तो कुछ भी नहीं लिया। तो आज हमने पोषण में क्या खाया? केवल अन्न को ही शामिल किया है, जबकि अतिरिक्त पोषण के लिए हमारे पास उसमें कुछ भी शाक और हरी पत्तेदार सब्जियों का समावेश नहीं था। तो इसलिए उसकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी होनी चाहिए और आहार की मात्रा भी संतुलित होनी चाहिए। तो इसलिए आहार की मात्रा और आहार की गुणवत्ता ये हमारी गर्भवती माताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये चीज हमको गर्भवती माता को बड़े प्यार से समझानी है। मूलभूत और अतिरिक्त पोषक तत्वों के लिए गर्भवती माता को इसकी बहुत आवश्यकता होती है, जैसे कि प्रसव के दौरान शक्ति, प्राण शक्ति और उत्साह के लिए। और भी बहुत सारी जो विशेष बातें हैं वो आगे हमारी प्रेजेंटेशन में चलती रहेंगी, हम उसमें देखेंगे। तो यहाँ पर अब हमने जाना आहार के विषय में, थोड़ी जानकारी ली पहले तो कि कितनी मात्रा में इसको खाना चाहिए, गुणवत्ता उसकी होनी चाहिए, ना कि उसकी मात्रा अधिक हो, और हमारे सारे आवश्यक पोषक तत्व भी हमारे आहार में होने चाहिए। अब जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, वो यहाँ बताई जा रही है आपको कि गर्भवती माँ का भोजन कैसा हो और उसमें क्या क्या चीजें कितनी कितनी मात्रा में हो। हमने बता तो दिया आपको कि भाई आहार को औषधि की तरह लीजिए, जैसे औषधि को आप सीमित मात्रा में लेते तो कितनी सीमित मात्रा हो, यहाँ पे आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। देखिए आहार कैसा होना चाहिए। आहार के 3 भाग होते हैं, संतुलित, सात्विक और संस्कारित। तो हम सबसे पहले भाग जानेंगे हमारा, ये है संतुलित। संतुलित संतुलित क्या होता है? जिसमें सही मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट यानी वसा और थोड़ी सी मात्रा में विटामिन। और उनके भाग कैसे होने चाहिए? 4 भाग प्रोटीन, 4 भाग कार्बोहाइड्रेट, 1 भाग फैट और थोड़ी सी मात्रा में विटामिन। आपने इस स्लाइड में अच्छे से देख लिया होगा, 4 भाग, 1 भाग और थोड़ी सी मात्रा में प्रोटीन। ये हमारे गर्भवती माता का संतुलित भोजन होना चाहिए, जिसको हम लोग बैलेंस डाइट बोलते हैं। अब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और विटामिन को भी हम आपको आगे की स्लाइड्स में विस्तृत रूप में बताएंगे। तो संतुलित आपने जान लिया कितनी मात्रा में क्या क्या होने चाहिए। अब हम जानेंगे सात्विक। सात्विक क्या होता है? सात्विक के भी 3 भाग आ जाते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। अब सतोगुणी में कौन से आहार आते हैं? जो बिल्कुल सामान्य रूप से उबाले गए हो, पकाए गए हो, जिसमें बिल्कुल ना के बराबर मिर्च मसाले हो, और जो बड़े सात्विक भाव से बनाया गया हो, थोड़ा सा उबले हुए टाइप का भोजन होता है वो, और हल्के फुल्के जो मिर्च मसाले उसमें डले होते हैं, मिर्च मसाले नहीं, बिल्कुल सादगी से उसको बनाया गया होता है। मान लीजिए कि जो बिल्कुल जैसे शांति कुंज में अपना भोजन मिलता है भोजनालय में ना, एकदम बड़ी बढ़िया से सात्विक दाल, चावल, सब्जी, रोटी, दलिया और रोटियां। तो इस प्रकार के सतोगुणी आहार में सात्विकता का अधिक प्रमाण होता है। और रजोगुणी में क्या क्या आ जाते हैं? रजोगुणी में हमारे आ जाते हैं जो तले भुने पदार्थ हैं, मिर्च मसाले वाले पदार्थ हैं। तमोगुणी में क्या आ जाते हैं? जो खट्टे होते हैं, तेज मिर्च मसाले वाले होते हैं। और तमोगुणी में बासी भोजन भी आता है। कैसे? कई लोगों की आदत होती है, कई माताओं की भी आदत होती है कि वो जो रात को सब्जी बच जाती है उसको फ्रिज में रख लेती हैं और सुबह उसको गर्म करके खा लेती हैं। तो वो आहार क्या है? वो तमोगुणी में आ जाता है। बासी भोजन खट्टा हो जाता है, उसमें तरह तरह के बैक्टीरिया हो जाते हैं जो कि खाने के लायक नहीं होता, पर हम सोचते हैं कि हमने उसको फ्रिज में स्टोर कर लिया है, हम अगले दिन उसे खा सकते हैं। नहीं, उससे अनेक प्रकार के विकृतियां शरीर में बढ़ जाती हैं। वात, पित्त और कफ का जो बैलेंस है हमारा, वो सब गड़बड़ा जाता है। तो सात्विक आहार के अंदर क्या चीजें आती है? जो सतुगुणी आहार है वो सबसे श्रेष्ठ माना गया है, जिसको सही मात्रा में उबाला गया हो, सही मात्रा में पकाया गया हो, बहुत ज्यादा वो तला भुना नहीं होता है, वो बिल्कुल सादगी से बना और स्वच्छता से बना हुआ आहार होता है। और रजोगुणी आहार में क्या होता है? जैसे तले भुने कैसे हो गए? जैसे पूरी हो गई, कचौरी हो गई, समोसे हो गए और छोले
राजमा या इस तरह की जो चीजें हैं, जो हम अधिक मात्रा में, जो बहुत मिर्च मसाले डाल करके जिसको हम गरिष्ठ बना करके खाते हैं। तो ये अब आपको सात्विक पार्ट भी आहार का समझ में आ गया होगा। तो हम गर्भवती माताओं को ये बताएंगे, उसको जानकारी देंगे कि आहार का बहुत बड़ा महत्व होता है, जिसमें संतुलित हमने देखा कि कितना भाग में क्या होना चाहिए, सात्विक हमने देखा कि सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी होना, कैसे क्या क्या आहार होते हैं। अब जो सबसे आवश्यक बात है सॉरी, वो हम देखेंगे संस्कारित। संस्कारित में कहा गया है, जैसे खाएं अन्न वैसा बनेगा हमारा मन। मनुष्य के शरीर के समान ही भोजन के भी 3 शरीर होते हैं, हमने पिछली स्लाइड में देखा। कैसे 3 होते हैं? वो स्थूल, वो संस्कारित, सात्विक और संतुलित आपने देखा। अब उस तरह से आप देखेंगे कि भोजन के कौन से 3 शरीर हैं। तो भोजन के 3 शरीर ये हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल भाग मल के रूप में शरीर से निष्कासित हो जाता है। जो भी आपने थाली में भोजन खाया है, उसका जो स्थूल भाग है वो मल के रूप में निष्कासित हो जाता है। सूक्ष्म भाग से सभी धातुएं बनती है गर्भस्थ शिशु के पोषण के लिए, जैसे सप्त धातु, जैसे रक्त, रस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र का पोषण जो है वो इन सूक्ष्म आहार से होता है, सूक्ष्म भाग से होता है। और कारण भाग से आहार के क्या बनता है? हमारा मन बनता है। उसी प्रकार गीता के 17वें अध्याय में कहा गया है कि अन्न जो है वो कभी भी अधर्म की कमाई का नहीं होना चाहिए, वो अपनी मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ अन्न होना चाहिए। तभी कहा गया ना, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। और इसके पीछे बहुत सारी कथा कहानियां भी हैं। तो हम देखेंगे कि सूक्ष्म भाग से कैसे धातुएं बनती है और जो कारण भाग से कैसे मन बनता है। तो अब हमने क्या जाना संस्कारित में? जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, और 3 भागों को हमने उसके जान लिया है। अब ये सप्त धातुओं को देखेंगे। माँ का संतुलित आहार शिशु के शरीर के सप्त धातु तैयार कर लेता है। कई बच्चों को आप देखते होंगे, जब वो गर्भ काल में होते हैं तो उनकी जो माताएं हैं वो क्या करती हैं, कई बार सिलेक्टेड आहार ही खाती है। उनको लगता है कि मुझे तो अचार खाने का बड़ा मन कर रहा है, या मुझे खट्टा खाने का मन कर रहा है, या मुझे यही चीज खाने का मन कर रहा है। तो ऐसे में परम पूज्य गुरुदेव अपने जो वाङ्मय है, हमारी 12वीं पीढ़ी और उसका नव निर्माण, उसमें लिखते हैं कि हमेशा गर्भवती माता की उचित मांग को ही पूरा किया जाना चाहिए। क्योंकि आपको एक बात बता दें, जिस माध्यम से गर्भस्थ शिशु के पास वो आहार पहुंचता है जो माँ खाती है, क्योंकि वो सीधा तो नहीं पहुंच सकता। प्लासेंटा एक होता है जिसमें गर्भस्थ शिशु होता है, वो प्लासेंटा है ना, बच्चे का रसोई घर होता है, छोटा सा प्लासेंटा जो है वो। और जब माँ खाना खाती है तो वो सीधा बच्चे के पेट में थोड़ी ना जा रहा होता है डायरेक्ट, वो प्लासेंटा के माध्यम से सूक्ष्म भाग के रूप में बच्चे के पास जाता है। जैसे स्थूल भाग तो मल के रूप में निकल गया, सूक्ष्म भाग जिस भाव से माँ ने उस अन्न को ग्रहण किया है, उसके सभी अंदर के जो पाचक रस है उनका निर्माण हुआ है, और वो उस अन्न में वो मिश्रित होकर के, और वो रक्त के माध्यम से वो बालक के पास में पहुंचते हैं। तो अगर माँ पोषित आहार नहीं खाएगी, अच्छा आहार नहीं लेगी, तो फिर वो बच्चे के पास वो पोषण किस प्रकार से पहुंचेगा, है ना। और अगर तला भुना या गरिष्ठ आहार लेगी, तो सोचिए आप अपने बच्चे को क्या खिला रहे हो। माँ कोल्ड ड्रिंक पिएगी तो सोचो बच्चे के पास रक्त में मिल करके प्लेसेंटे का माध्यम से क्या जा रहा है। तो ये बड़ी समझदारी का विषय है। यहाँ पर हमको उनको जागरूक करना चाहिए, गर्भवती माताओं को, कि संतुलित आहार इसीलिए आवश्यक है, तभी आपका बच्चा पूर्ण रूपेण स्वस्थ होगा, जिसकी आप कल्पना करते हो कि मेरा बच्चा इतना प्यारा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो वो खाली ऐसा नहीं कि आपने कमरे में एक फोटो लगा लिया और जिसकी कल्पनाओं में आप देख करके वैसा बच्चा हो जाएगा। अगर आपने व्यवस्थित आहार नहीं लिया तो आप एक स्वस्थ शिशु की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये बड़े सप्त धातु हमारे बहुत महत्वपूर्ण धातु होते हैं, हमारी जीवनदायिनी धातु होती है, जिनका निर्माण केवल माँ के आहार के माध्यम से ही होता है। ये स्लाइड हमने मतलब इसमें एक ऐड कर दी है गट ब्रेन कनेक्शन की, कि हम कई बार कहते हैं, जब हमारा, आप सब जानते हैं, जब हमारा पेट खराब होता है तो सबसे पहले हमारा दिमाग खराब होता है, क्योंकि हमारे पेट में वो हार्मोन तैयार होता है जो हमारे मस्तिष्क में सेरोटोनिन हार्मोन है, जो जिसको फील गुड हार्मोन या हम हैप्पी हार्मोन बोलते हैं। तो अगर हम ये उल्टा सीधा आहार पेट में डालेंगे तो वो पाचक पच नहीं पाएगा, जल्दी से पाचन क्रिया उसकी ठीक से नहीं हो पाएगी, और वो आंतड़ियों में पड़ के जब वो मल सड़ने लगता है
तो वो फिर पेट खराब होने लगता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, एसिडिटी ज्यादा बढ़ जाती है, और जब पेट खराब हो जाता है तो वो उसका असर पूरे हमारे मस्तिष्क पे पड़ता है, और वही हमारा दिमाग भी खराब हो जाता है। तो यही गर्भवती माताओं को हम बताना चाहते हैं यहाँ पे कि हमारे गट और ब्रेन का कितना तगड़ा कनेक्शन है, और इस पे हमको ध्यान देना चाहिए। इसलिए हम अपने जो है क्या खिला रहे हैं हम अपने पेट को, वो सोचने वाली बात है। तो इसलिए जो प्रकृति से निर्मित चीजें हैं, जो बहुत ज्यादा मानव निर्मित चीजें नहीं है, उसका कम प्रयोग करेंगे, जो प्राकृतिक से निर्मित चीजें हैं उनका अधिक प्रयोग करेंगे। तो दोनों का इस प्रकार से बैलेंस बनाएंगे तो ही हम एक संतुलित आहार के माध्यम से एक स्वस्थ शिशु को जन्म देते हैं। अब हमको बात करनी है, पहले हमने संतुलित की बात करी थी। संतुलित में हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन। तो ये खाद्य पदार्थों का एक समूह अब आप लोगों को दिखाया जाएगा। खाद्य पदार्थों के समूह में ये देखिए कितनी मात्रा में किन चीज की आवश्यकता होती है, तो हमने जान लिया। अब प्रोटीन किस किस चीज में गर्भवती माता ले सकती है? प्रोटीन ले सकती है वो दूध से, दही से, दाल से और मिक्स आटे से प्रोटीन गर्भवती माँ ले सकती है। और अन्य सारी जो दालें हैं और अनाज है उनसे उनको प्रोटीन मिलेगा। और कार्बोहाइड्रेट किस में होता है? बिना पॉलिश के चावल में, आलू में, और ऐसे धान्य होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में पाया जा सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट गर्भवती माँ इन सी चीजों से प्राप्त कर सकती है। फैट यानी वसा, कितना जो है वो फैट गर्भवती माता को प्रतिदिन लेना चाहिए, मतलब कितनी वसा लेनी चाहिए? तो दिन में लगभग 5 टेबल स्पून, बस इतना ही तेल या घी जो है वो गर्भवती माता के अंदर जाना चाहिए। ये एक आदर्श जो है वो यहाँ पे आंकड़े दिए गए हैं। जमने वाले सैचुरेटेड फैट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, और न जमने वाले अनसैचुरेटेड फैट या रिफाइंड जो बिना केमिकल का ऑयल होता है वो स्वास्थ्य के लिए ठीक होता है। जो ट्रांस फैटी एसिड होते हैं, जैसे कई बार हम लोगों को लगता है ना कि पूरी, कचौरी, समोसे ये सब खा लें, तो उसमें क्या करते हैं वो मार्केट में जो तेल वो कढ़ाई में गर्म करते हैं हलवाई, वो बार बार उसी चीज में उस समोसे या कचौरियों को या पकोड़ों को उसमें तलते हैं। तो वो उबला हुआ जो तेल, बार बार जो तेल उबलता है वो बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाता है, और उससे अनेकों रोग बढ़ने की संभावना है। जैसे उस तरह के व्यंजन नहीं खाने चाहिए। या हम भी घर में अगर उसको, कई बार हम लोगों की भी ऐसी आदत हो जाती है कि हमने एक बार यदि उसमें कुछ पका लिया तो हम सोचेंगे इसको रख देते हैं, फिर कोई तलना फिर दोबारा होगा तो इसका उपयोग करेंगे, नहीं तुरंत हानिकारक हो जाता है। तो ऐसे ट्रांस फैटी एसिड की चीजों से बचेंगे। सबसे जो उत्तम गर्भवती माता के लिए बताया गया वो है देसी गाय का घी, वो सबसे उत्तम होता है। अगर मिलता है तो उसका सेवन थोड़ी मात्रा में करना चाहिए। सरसों का तेल सबसे अच्छा बताया है स्वास्थ्य के लिए। ऑलिव ऑयल और कनोला का तेल भी ले सकते हैं, ये पर थोड़े से महंगे होते हैं, इसलिए स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा होता है सरसों का तेल। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। फैट में हमको क्योंकि थोड़ा ही फैट उसमें बताया था, एक भाग में बताया था, यानी कि 5 जो है 5 टेबल स्पून प्रतिदिन हमको लेना चाहिए। अब उसमें हमने एक चीज देखी, जल, जल का भी जिक्र उसमें आया। तो जल और विटामिन हमने उसमें देखे थे कि विटामिन भी थोड़ी सी मात्रा में मिलती। विटामिन किस में मिलेंगे गर्भवती माता को? अंकुरित अनाज, और उसमें क्या क्या हो, मूंगफली, चना और मूंग, इन 3 चीजों को गर्भवती माँ प्रतिदिन शाम को भिगो दे और इसमें उसको अंकुरित करके और उसका सेवन करे सुबह थोड़ी सी मात्रा में, तो वो विटामिन की सभी जरूरतों को पूरा करेगी। हम लोगों को जितनी भी, चाहे वो आयुर्वेदिक दवा हो या एलोपैथी दवा हो, इसलिए ये आहार की जो प्रेजेंटेशन आपको दिखाई जा रही है, इसलिए दिखाई जा रही है कि इन दवाओं को किसी भी रूप में खाना बिल्कुल अच्छा नहीं है। मतलब परम पूज्य गुरुदेव ने अपने वांग्मय में ये लिखा हुआ है कि हमारा जो मानव शरीर है वो दवाइयां खाने के लिए बना ही नहीं है, वो बहुत मजबूरी में दवाइयां खाने के लिए बना हुआ है, चाहे वो कोई भी पैथी की दवाइयां हो। इसलिए पंच तत्व से जो पंच तत्व का जो हमारा शरीर है उसको अगर प्रकृति निर्मित चीजें जितनी मात्रा में दी जाएगी उससे वो और भी स्वस्थ रहेगा। तो अब देखेंगे विटामिन के बाद जल। जल जो है वो सबसे महत्वपूर्ण विषय है,
और हम ये देखते हैं कि हमारी माताओं बहनों को, क्या भाइयों को, सभी को जल का पर्याप्त मात्रा में सेवन करने की बिल्कुल आदत नहीं होती है। हम लोग अगर अपने ऊपर देखें कि हम प्रतिदिन कितना पानी पी लेते हैं, तो वो औसतन कम ही मिलेगा। इसलिए हमारे भी यहाँ पर पथरी की प्रॉब्लम जो है आजकल छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बड़े लोगों तक सबको होने लग गई है। पानी नहीं पीते हैं बिल्कुल। और हम, जब मैं प्रैक्टिस में थी तो मेरे पास इतने पेशेंट आते थे, तो आधे पेशेंट्स को तो मैं बताती थी भाई तुम पर्याप्त मात्रा में जल लेना शुरू कर दो तो तुम्हारे 50% रोग ऐसे ही कम हो जाएंगे। तो जल से आधे रोग खत्म हो जाते हैं हमारे। तो गर्भवती माता को क्या करना चाहिए? ताजा शुद्ध स्वच्छ जल प्रातः काल 3 गिलास कम से कम धीरे धीरे घूंट घूंट करके पीना है, ताकि हमारे मुंह में जो लार होती है वो अच्छे से उसके अंदर मिक्स हो जाए। और दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी गर्भवती माता को पीना चाहिए, और सामान्य लोगों को भी पीना चाहिए। इसीलिए सूत्र कहा गया है पानीयम प्राणिनाम प्राणाः, मतलब जल जो है वो जीव सृष्टि का प्राण है। इसलिए जल को हमें पर्याप्त मात्रा में सेवन करना चाहिए। अब देखिए इसमें दिखाया है कि प्रत्येक प्रकार के खाद्य पदार्थ योजना में शामिल किए जाएं। प्रत्येक प्रकार के खाद्य पदार्थ हमारी योजना में शामिल हो। आप सोचेंगे तो आपको इतना अच्छा लगेगा। ये आहार की पीपीटी बहुत शानदार है, इसमें इतनी चीजें हमको सीखने को मिलती है ना। प्रत्येक पदार्थ कैसे? खाद्य पदार्थ जिसमें अनाज हो, दालें हो, बीन्स हो, अंकुरित भी हो और रोस्टेड भी हो। सब्जी में क्या क्या हो? हरी पत्तेदार सब्जियां, अन्य कंदमूल वाली सब्जियां भी इसमें ली जा सकती। कंदमूल वाली सब्जियों को आप समझ ही रहे हो, गाजर है, शलजम है और मूली है। सीजन के अनुसार जो भी सीजनल और रीजनल सब्जियां हैं उनका ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। दूध और दूध से बने पदार्थों का भरपूर सेवन करना चाहिए। टोफू को गुरुदेव ने अपने इस वांग्मय में बार बार लिखा हुआ है भावी पीढ़ी के, और टोफू बनाने का तरीका भी उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। ये पनीर का एक ऐसा सब्स्टिट्यूट है जो कि उतनी ही मात्रा में उसी तरह का पोषण देता है। और हर्ब्स जो है हमारे आहार में शामिल होने चाहिए। हर्ब्स में आपको पता ही है, जैसे पुदीना हो गया, आपको पता है पाचन पुदीने के द्वारा बहुत अच्छा पाचन होता है। पुदीने की आप चटनी बना के भी उसको प्रयोग कर सकते हो, या डिटॉक्स वाटर आप बना सकते हो उसमें, तो उसमें भी पुदीने की पत्तियां, तुलसी की पत्तियां, हर्ब्स जो है वो अलग अलग तरीके से आप अपने आहार में प्रयोग कर सकते हो। स्पाइसेस है, मसाले, मसाले बहुत अच्छे गुण अपने आप में लिए हुए होते हैं, लेकिन अगर इनका हम सही तरह से उपयोग कर सकें तो, अगर हम इनको गरिष्ठ बनाएंगे, तलेंगे, भुनेंगे, तो हम पर्याप्त मात्रा में उस पोषण को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो मसाले कैसे होते हैं? जैसे जीरा है, अजवाइन है, जो भी हमारे रसोई घर में मसाले होते हैं वो सही मात्रा में हमको अपने आहार में शामिल करने चाहिए। ऑयल में आपको बता ही दिया, सरसों का तेल सबसे अच्छा होता है। सीड्स, सूखा मेवा, नट्स। सीड्स में जैसे आपने सूर्यमुखी का जो बीज होते हैं वो बहुत ज्यादा पर्याप्त मात्रा में, उनके अंदर विटामिन डी होता है जबरदस्त, और वो बहुत ज्यादा पौष्टिक होते हैं। तो उनको आप सीड्स के रूप में प्रयोग कर सकते हो, या सीड्स के रूप में आप और भी हमारे काफी सारे जो चीजें हैं वो प्रयोग कर सकते हो। घी है, तेल है, मक्खन है, और जल का तो हमने आपको बनाया ही है। तो ये प्रत्येक पदार्थ के जो खाद्य पदार्थ हैं ये हमारी योजना में शामिल होने अति आवश्यक हैं। अब इस पिक्चर को आप देखिए, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। इसे कहते हैं रेनबो डाइट। तो गर्भवती माता के का जो आहार है, हमको उनको बताना है कि उनकी जो डाइट है वो रेनबो डाइट होनी चाहिए, जिसमें सभी प्रकार के रंगों की सब्जियां और फल सम्मिलित हैं। उसके अंदर सब्जियां और फल जो है वो सभी प्रकार के रंगों के होने चाहिए, जैसे कि इस रेनबो में बना हुआ है। तो तभी उनको पूरा पोषण गर्भस्थ शिशु को और गर्भवती माता को मिलेगा। तो गर्भवती माता के आहार में क्या होना चाहिए? गर्भवती माता की जो डाइट है वो पूरी रेनबो डाइट होनी चाहिए। अब ये खाद्य पिरामिड आप देखिए, कितनी कितनी मात्रा में कितनी कितनी चीजें खानी है, ये बड़े गौर से देखने वाली बात है। 6 से 11 भाग साबुत अनाज और स्टार्च युक्त सब्जी, 300 से 400 ग्राम अनाज। साबुत अनाज में क्या क्या आ गया? जैसे गेहूं, बाजरा, मक्के की रोटी चोकर के साथ, ब्राउन राइस जिसको हम बोलते जो बिना पॉलिश का होता है, ओट, आलू, गाजर, शकरकंद। और अवॉइड क्या क्या करना है? सफेद रोटी, जैसे मैदे की रोटी होती है ना, सफेद चावल जो पॉलिश्ड होते हैं, और
तली हुई आलू, इन सब चीजों से गर्भवती माता को बचना है। और जो बताई गई है चीजें, 6 से 11 भाग साबुत अनाज और स्टार्च युक्त सब्जियां, मतलब 300 से 400 ग्राम, ये पर डे की डाइट प्लान है। ये 10 से 12 ग्लास पानी उनको रोज पीना है। अब जो सब्जी यहाँ है वो कम से कम 3.5 कटोरी प्रतिदिन गर्भवती माता को लेनी है, क्योंकि सामान्य रूप में जितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है उससे ज्यादा कैलोरी जब गर्भकाल के दौरान गर्भवती माता को उसकी आवश्यकता होती है ना। तो ये हमको जरूर ध्यान रखना है कि अधिक से अधिक स्टार्च रहित हरी सब्जी ले, जैसे पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकली, गाजर, पत्ता गोभी और फूल गोभी जैसी सब्जियां ले। और फल कम से कम 2 कटोरी प्रतिदिन। दूध और दूध से बने पदार्थ जो है वो 3.5 प्याले दूध, मतलब 300 ml के आसपास लेने चाहिए। और आप देख रहे हो उसमें 1% फैट वाला दूध ले लें। दही गाय या सोया दूध का बना हुआ हो, चीज, पनीर, टोफू, ये ले सकते हैं। प्रोटीन जो है वो 1 कटोरी इसकी पूर्ति हो जाए, इसके लिए फलियां, मटर, मेवा, बीज, दालें, राजमा, बीन्स, मसूर, टोफू, इनसे। और मांस से स्पेशल बचने के लिए बोला गया है। ये मांसाहार हमारे लिए बिल्कुल नहीं बना है, इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए बोलना चाहिए। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है चीनी। चीनी की जगह यहाँ पे बताया गया है कि सफेद, यहाँ पे देसी खांड का प्रयोग करें या गुड़ का हल्की मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। तो चीनी वाले शरबत से बचें। ग्रीन टी ले सकते हैं, पानी अधिक पिए। देसी खांड का प्रयोग इसमें सबसे अच्छा होता है। परम पूज्य गुरुदेव भी कहते हैं कि सफेद जहर है 3 प्रकार के, जो कि सफेद नमक है, मैदा है और चीनी है। इससे हमको बचना चाहिए। अब हमने जैसे कि पहले भी देखा था अपना, घी तेल की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 5 टेबल स्पून प्रतिदिन की होनी चाहिए। थोड़ी सी मात्रा में उसका प्रयोग इसमें किया गया हो। अब सोचो कि कितना शुद्ध, सात्विक और संतुलित आहार गर्भवती माता को खाना है और किस प्रकार से खाना है। इतना पोषण अगर वो प्रतिदिन ले पाएगी तो ही वो, जैसा माँ ने कल्पना करी है और जैसा हमारे सभी प्रेजेंटेशंस में बताया गया है कि जो WHO की जो 4 बातें बताई गई हैं कि शरीर से, मन से और समाज से और आध्यात्मिक रूप से बच्चा स्वस्थ हो, तो कैसे वो परिभाषा पूरी होगी। उसके साथ साथ आहार सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो आहार जो है, अगर अच्छा आहार लेगी माँ तो उससे अच्छा मन भी बनेगा, शरीर तो बनेगा ही बनेगा। और अच्छा आहार, देखिए जब हम फल सब्जी, जिस दिन हम लोग व्रत रहते हैं और उस दिन हम लोग फलाहार पे रहते हैं, तो हम पूरे दिन अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे पेट को जो है पचाने के लिए जितनी मशक्कत प्रतिदिन करनी पड़ती है उसको, उतनी ऊर्जा जो है हमको वर्कआउट करने के लिए मिल जाती है। तो हम बड़ा आनंद महसूस करते हैं। और एक चीज ये भी है कि जब हम अपनी भूख से कम थोड़ा सा खाना खाते हैं तो अभी हम कितना सुकून महसूस करते हैं ना। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि आहार जो है उतनी ही मात्रा में सही समय पर लेने से वो पूरा औषधि का काम करता है। तो हमारा आहार से क्या बनता है? अच्छा मन। शरीर तो बना ही, अच्छा मन भी बना। और अच्छा मन होगा तो हम सामाजिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। और अध्यात्म भी तभी जो है हम सफल हो पाएंगे आध्यात्मिक रूप से, तभी कि जब इन सब चीजों पे काम होगा। ये गर्भावस्था में आहार के 4 स्तंभ बताए गए हैं। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण, ये 4 पिलर हैं हेल्दी प्रेगनेंसी डाइट के। तो सबसे पहले 4 पिलर में क्या क्या है? ब्रेन की डेवलपमेंट आती है, फिर ग्रोथ आती है, फिर इम्यूनिटी आती है और हेल्दी डाइजेशन आता है। तो ये चीजें जो है किस किस चीजों में कितनी कितनी मात्रा में पाई जाती है, हम आगे की स्लाइड्स में विस्तृत रूप में देखेंगे। ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है? DHA, कॉलिन, आयोडीन और फॉलिक एसिड। और फॉलिक एसिड की जो दवाइयां, ये कम से कम गर्भधारणा से 3 माह पूर्व भी अगर आप डॉक्टर को प्री कंसेप्शन के लिए संपर्क करेंगे तो वो देना शुरू कर देती हैं। इसके आगे बताएंगे, अनेकों फायदे हैं। तो DHA किसमें पाया जाता है? संतरा और दूध आदि में। गर्भस्थ शिशु के स्वस्थ मस्तिष्क और उसकी आंखों के लिए ये बहुत जरूरी होता है। आयोडीन का फायदा आप सबको पता ही है, शरीर में थायराइड हार्मोन बनाने में वो सहायक होता है, एनर्जी देता है और शिशु के तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखता है। स्रोत क्या क्या है इसके? दूध, दही, आयोडीन युक्त नमक, अनाज आदि हैं। और बच्चे की ग्रोथ के लिए क्या क्या जरूरी है? प्रोटीन। प्रोटीन आप देख चुके किस किस चीज में होता है। कैल्शियम आपको पता है दूध में होता है। विटामिन डी, भगवान सूर्य जो एकदम प्राकृतिक रूप से जो सुबह की धूप हमको देते हैं, भरपूर मात्रा में होता है। कार्बोहाइड्रेट्स आप देख चुके किस किस में होता है, आलू में, बिना पॉलिश के चावल में। और फैट्स आप देख चुके हो कि ये बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक होता है।
अब बच्चे की इम्यूनिटी की बात आती है। जिस इम्यूनिटी की आज हमको आवश्यकता है, जिसके लिए हम लोग तरह तरह के मल्टीविटामिन और सब चीजें खा भी रहे हैं कोरोना काल में, कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो। तो गर्भस्थ शिशु की अगर हमको रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी अच्छी बनानी है, उसके लिए विटामिन, और जिसमें विटामिन ई और सी और जिंक का पर्याप्त मात्रा में सेवन करना चाहिए। किस किस में ये चीजें मिलेंगी वो भी आपको बताएंगे। और हेल्दी डाइजेशन के लिए क्या होता है, फ्रुक्टो ओलिगोसेक्राइड्स, FOS जिसको हम बोलते हैं, और ये मिलते हैं हमें अनाज और दालों में। तो अब देखिए, सबसे ज्यादा आवश्यकता किस चीज की पड़ती है गर्भवती माँ को? आयरन की। आयरन डेफिशिएंसी एक बहुत बड़ी समस्या हमारी गर्भवती माताओं के लिए, और आयरन डेफिशिएंसी के कारण ही अच्छी प्रेगनेंसी के लिए दिक्कत आती है, हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए दिक्कत आती है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर बना रहे, भ्रूण और माँ के लिए, और प्रसव के दौरान खून की कमी ना हो, डिलीवरी के टाइम जो है वो खून की कमी ना हो, इसके लिए, और विटामिन सी के एब्सॉर्प्शन के लिए। और आयरन की जो चीजें हैं, जो लौह तत्व है, वो रागी, दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, बाजरा, इन चीजों में बहुत अच्छे से मिलता है। तो प्राकृतिक रूप से गर्भवती माँ प्रकृति के द्वारा निर्मित चीजों को सेवन करके अपने आप अपना आयरन जो है, अपना लौह तत्व है जो है, उसको बैलेंस बना करके रखे। फॉलिक एसिड, जो न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, ये उसको रोकने के लिए फॉलिक एसिड बहुत जरूरी होती है। इसलिए गर्भ धारणा से 3 माह पूर्व गर्भवती माता को इसको खाना शुरू कर देना चाहिए। कैल्शियम आप सब जानते हैं, भ्रूण की हड्डियों के कैल्सिफिकेशन के लिए, और स्तनपान के दौरान जो उच्च मांग की आपूर्ति के लिए, और कैल्शियम के एब्सॉर्प्शन के लिए विटामिन डी बहुत आवश्यक है। तो ये सारी चीजें किस किस में पाई जाती है? दूध और दूध से बने पदार्थों में। प्रतिदिन 750 ml दूध, छाछ, दही, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां लेनी चाहिए गर्भवती माता को। विटामिन डी धूप के संपर्क में 15 से 20 मिनट, और कैल्शियम के एब्सॉर्प्शन के लिए बहुत आवश्यक है विटामिन डी। गर्भावस्था में क्या खाएं और क्या न खाएं? गर्भावस्था में जो न खाने वाली चीजें, खाने वाली तो हमने आपको बहुत सारी चीजें बता दी कि क्या क्या आपको खाना है, कितनी मात्रा में, कैसे खाना है। अब सबसे जो महत्वपूर्ण बात आती है, क्या न खाएं। जो अक्सर हमारी आजकल के जो व्यस्त जीवनचर्या है, उसमें जो हमारी जो जीवनचर्या हो गई है, बहुत बिजी लाइफ हो गई है, उसमें क्या करते हैं हम, फ्रिज में बहुत सारे डिब्बा बंद पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक और ये सारी चीजें रखते हैं, जो हम सोचते हैं कि हमारे लिए ये जीवन आसान हो जाएगा इसको करने से। तो फ्रिज में रखे पदार्थों से दूर रहें, बासी खाना बिल्कुल भी ना खाएं। हमने पहले भी इसकी चर्चा करी है कि रात का भोजन फ्रिज में रख के उसको सुबह गर्म करके बिल्कुल नहीं खाना है। कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं खाना, चिकन मटन बिल्कुल भी नहीं, सिगरेट, अल्कोहल, तंबाकू, पान मसाला आदि का सेवन इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। हम जिस भी प्रकार की गर्भवती माताओं के संपर्क में आएंगे, चाहे हम आशा आंगनवाड़ियों के माध्यम से हमारी उन गर्भवती माताओं तक पहुंचे जिनके लिए बहुत ज्यादा चीजें हम नहीं, बहुत महंगे फल और सब्जियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो परम पूज्य गुरुदेव ने इतनी आसान चीजें बता रखी है। हमारा जो टमाटर है, खीरा है, शलजम है और चुकंदर है, उनमें ये सारे पौष्टिक पदार्थ हैं जो कि अपने अपने सीजन पे बहुत सस्ते मिलते हैं। इसीलिए गुरुदेव ने सीजनल और रीजनल फ्रूट खाने के लिए हमेशा बोला है। चाय और कॉफी सीमित मात्रा में लें, इसमें लिखा हुआ है, लेकिन ना लें ये ज्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। तो कोई भी खाद्य पदार्थ ऐसा ना खाएं जिसमें एलर्जी होने की संभावना हो, या पचने में भारी हो, या देर से पचता हो। डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ या मैदा से बने खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करना है। तेज मसाले और तैलीय भोजन को बिल्कुल अवॉइड कर दें। मैदा से बने खाद्य पदार्थ शरीर में पानी की कमी पैदा कर देते हैं, गैस को बढ़ा देते हैं, और ब्रेड, पिज्जा आदि से बचना है। और किस चीज से बचना है? जो गर्म सब्जियां हैं थोड़ी सी, जैसे बैंगन गर्म होते हैं, पपीता, सरसों, बाजरा, गुड़ आदि शरीर में ताप पैदा करते हैं, इनको सीमित मात्रा में लिया जा सकता है। 3 महीने जब गर्भधारणा के सुनिश्चित हो जाते हैं, उसके बाद आपको, मुझे लगता है 5 महीने के बाद इसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में, चाहे तो पपीता तो नहीं लेना चाहिए वैसे, और पर थोड़ी मात्रा में आप बाकी चीजें ले सकते हो। भोज्य पदार्थों को लेने से पहले चिकित्सक से परामर्श जरूर कर लें। तो ये वो सब चीजें हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है, या हमको गर्भवती माता को सतर्क करना है कि कोल्ड ड्रिंक और फ्रिज में रखे पदार्थों से बिल्कुल दूर रहना है। ध्यान रखने योग्य कौन सी बातें हैं?
भोजन जो है उसको हमेशा ईश्वर का प्रसाद समझकर बनाएं और प्रसाद समझकर ही खाएं, जिसमें हम बलि वैश्व यज्ञ अपनी गर्भवती माताओं को कंपलसरी बताते हैं। हम अपनी प्रत्येक गर्भवती माता को ये बताते हैं कि बिना बलि वैश्व करे आपने भोजन नहीं लेना है, मतलब उस तरह से भोजन नहीं लेना। उनकी तो दिनचर्या सुबह 5 बजे से ही शुरू हो जाती है। भीगे हुए थोड़े से सूखे मेवे वो लेती हैं, उसके बाद में 8 बजे उनको अंकुरित थोड़ा सा लेना पड़ता है। जो मेन भोजन है उसके से पहले वो अपना बलि वैश्व कर ले, तो इसलिए उसको ईश्वर का प्रसाद समझ के और अच्छा संगीत बजाते हुए वो आहार को बनाए और आहार को उस तरह से खाए। भोजन को धीरे धीरे खूब चबा कर खाएं, जैसे कि खाने को पिए और पानी को खाएं। जल्दीबाजी में भोजन बिल्कुल नहीं करना है। शांत मन से मधुर संगीत बजाते हुए गर्भवती माता को भोजन करना है और उसको 32 बार जो चबाने का प्रोसेस बताया गया है आयुर्वेद में, उससे क्या हो जाता है कि भोजन में अच्छे से लार मिक्स होके वो एकदम पतला हो जाता है, लिक्विड हो जाता है। जैसे पानी को सरलता से गटक लिया जाता है, उसी प्रकार वो भोजन भी जो है वो आसानी से निगला जाए, ताकि दांतों का काम जो है वो आंतों को न करना पड़े और गर्भवती माता को गैस, एसिडिटी जैसी चीजों का सामना न करना पड़े। क्योंकि जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ जाती है और जो गर्भस्थ शिशु का जब साइज बड़ा होने लगता है, तो वैसे वैसे वो पेट पे दबाव पड़ता है और उससे गैस, एसिडिटी आगे रहने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए हमारी जितनी भी गर्भवती माताएं हैं जिनको हम प्रतिदिन योग, ध्यान, प्राणायाम ये सब करवाते हैं, उनके साथ ये समस्याएं आती नहीं है, क्योंकि उनके माध्यम से वो उनके अंग अवयव सही तरीके से काम करते हैं, गर्भस्थ शिशु को उचित पोषण मिलता है। भोजन करते समय यदि आवश्यक हो तो ही पानी पिए और 1.5 घंटे बाद 2 से 3 गिलास पानी पी सकते हैं। सूरज डूबने के पहले और रात्रि में सोने के 3 घंटे पहले गर्भवती माता को भोजन कर लेना चाहिए। बहुत अनिवार्य रूप से ध्यान देने वाली बात है। खाने के लिए स्वस्थ आहार कौन सा है? साबुत अनाज, कम फैट वाला दही, फलियां, ताजे मौसमी फल जो कि सीजन के होते हैं, दालें, सलाद, गाजर, तिल, ओटमील, मेवा, ग्रीन टी। और जो नहीं खाना है वो क्या है? शराब, बिस्किट, सलाद जिसमें ड्रेसिंग हो, क्रीम, कच्चा मांस, समुद्री भोजन, बिना पॉस्चराइज्ड दूध या दही और कैफीन, ये सब चीजें गर्भवती माता के लिए बहुत ही हानिकारक है। ये बलि वैश्व यज्ञ के बारे में हमने आपको बताया है, तो ये करने का उनको तरीका हमको सबको समझाना चाहिए। गर्भवती माता को कैसे वो करना चाहिए बलि वैश्व। तो सबसे पहले ये जो तांबे का पात्र है, इसको धो मांज करके गैस पे रखें और कुछ भी मीठा भोजन जो आपके घर में बना हो, यहाँ पर दिए गए ये स्टिकर आपको मिलेगा, उसमें ये 5 आहुतियां जो दी गई, इसके माध्यम से वो यज्ञ भगवान को आहुति समर्पित करे। या ये मंत्र नहीं आते हैं तो जो उनको सरलता से मंत्र आते हो वो आहुति समर्पित करें। 3 बार जल घुमा दें और जल का जो बचा हुआ जल है उसका सेवन भोजन बनाने में करें और जो बचा हुआ अन्न है उसका प्रसाद रूप में अपने परिवार के सभी सदस्यों को थोड़ा थोड़ा दे दें। इस प्रकार बलि वैश्व यज्ञ करके ही गर्भवती माता को भोजन करना चाहिए। इसी प्रकार से जो संस्कारित आहार है उसकी प्रक्रिया बलि वैश्व के माध्यम से पूरी हो जाती है। अब धूम्रपान के व्यसन का भावी पीढ़ी पर क्या कुप्रभाव पड़ता है? ठीक है, आजकल की जनरेशन है उसमें लड़के और लड़कियां दोनों ही जो है वो धूम्रपान और नशे का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जो कर रहे हैं उनको तो समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है। हमारे संपर्क में जो आए उनको बताया समझाया जा सकता है। मान लो गर्भवती माँ नहीं सेवन कर रही है उसका, लेकिन अगर पिता भी सिगरेट पीता है बैठ के उनके पास में, तो उसका पूरा प्रभाव गर्भवती माता के ऊपर पड़ता है। वो भी एक प्रकार की पैसिव स्मोकर हो जाती है। तो गर्भ इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा आते हैं। गर्भ के का जो विकास है वो पूरी तरह से रुक जाता है और मतलब बच्चे का मस्तिष्क और उसको हृदय के विकार हो जाते हैं, अबॉर्शंस की संभावना बढ़ जाती है और कई सारी जो दिक्कतें हैं मेडिकल रूप से, वो सब गर्भवती माता को सहन करनी पड़ती है। इसलिए शराब और नशे की जो प्रभाव है वो गर्भस्थ शिशु पर नहीं पड़ने देना चाहिए। चाय कॉफी अधिक पीने से गर्भपात की आशंका बढ़ जाती है, बच्चे का वजन कम हो जाता है और ये जो बच्चा है देखिए फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, इसमें जैसे इसमें चेहरे और मस्तिष्क का विकास बाधित होता है और शरीर में विकृति भी आ जाएगी, जैसे इस पिक्चर में दिए गए बेबी को आप देख सकते हो। तो इस तरह से हमको इनको मना करना चाहिए इन सब चीजों के लिए। गर्भ पुष्टि हवन सामग्री, हम जो 3 महीने के बाद जो है गर्भवती माता गर्भ धारणा के जब 3 महीने सुनिश्चित हो जाते हैं
उनका पुंसवन संस्कार हो जाता है, तब से उनको गर्भ पुष्टिकर हवन सामग्री से नियमित यज्ञ करना बता दिया जाता है। बलि वैश्व के बाद गर्भवती माँ जो है इस यज्ञ को करे। इस यज्ञ में क्या किया जाता है, गर्भ पुष्टिकर हवन सामग्री के 3 पैकेट और 1 पैकेट कॉमन हवन सामग्री के, तो इन 4 पैकेट को एक साथ एक डब्बे में मिला करके भर के रख लिया जाए। उसमें से 30 ग्राम हवन सामग्री मिक्स की हुई और गोघृत को मिला करके उसमें और 24 आहुति गायत्री मंत्र से गाय के गोबर की समिधा पे या आम की समिधा पे दी जाती है। तो इस औषधि में क्या क्या चीजें मिली हुई थी गर्भ पुष्टि में, जो भी गर्भवती माँ, हमारी काफी गर्भवती बहनें जो हैं वो इस गर्भ पुष्टि हवन सामग्री से यज्ञ करती, काफी क्या करती हैं, लगभग कोई 1-2 को छोड़ करके, भाई जिनके लिए संभव नहीं होता। और देव संस्कृति विश्वविद्यालय में ये हवन सामग्री हमारे आसानी से मिल जाती है। तो इससे गर्भवती माँ प्रतिदिन यज्ञ करे। गर्भस्थ शिशु का बहुत अच्छा पोषण जो है गर्भ इस सामग्री के माध्यम से होता है, वो रोग मुक्त होता है। मांसाहार से क्यों बचें? देखिए मांसाहार का कितना सुंदर एग्जाम्पल इसमें बताया गया है। जो हम मनुष्य हैं तो हमारी आंतड़ियां जो है, इंटेस्टाइन जो 32 फीट लंबी होती हैं। हम लोग जो है वो शाकाहारी हैं। हमारा जो आहार है वो शाका आहार है, और जो जानवर है उनका आहार क्या है, मांसाहार है। उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत छोटा होता है, उनकी बहुत छोटी आंतड़ी होती है, तो वो क्या करते हैं, मांसाहार को जैसे लेते हैं तो उनका वो तुरंत पच जाता है। और अगर जो सामान्य लोग जो है, हम लोग जो शाकाहारी लोग अगर मांसाहार करते हैं तो वो आंतड़ियों में फंस के सड़ जाता है, तरह तरह के रोगों को जन्म देता है। तो मांस में जो है वो हार्मोन्स होता है जिसको एपिनेफ्रिन बोलते हैं, और वो एक प्रकार का जहर होता है, और इस हार्मोन के कारण बच्चे में बहुत सारी विकृति आ जाती है, और रक्तचाप उसका बढ़ जाएगा, और रक्त में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। और मांस के सेवन से डर और पीड़ा का भाव भी अंदर चला जाएगा। आप सोचिए, हमारी एक छोटी सी उंगली कट जाती है तो हमको कितनी तकलीफ होती है, और कोई हमारी एक उंगली काट रहा है तो हम भयभीत हो जाते हैं, हमारे ऊपर कोई थोड़ा भी वार करता है तो हम भयभीत हो जाते हैं। तो सोचिए, जो बेचारा बेजुबान जानवर है उसको कोई मार रहा है, और उसके अंदर जो वो भय और डर है वो मांस के अंदर समा जाता है, और उसके अंदर वो एक प्रकार के विष के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जो खाने वाला होता है उसी प्रकार के वो भाव उसके अंदर चले जाते हैं, जो कि पचने में तो जिसमें किसी प्रकार का कोई उसको लाभ नहीं होता। तो इसलिए मांसाहार के ऊपर हमको जोर देते हुए गर्भवती माताओं को सतर्क करना है कि कोई सेवन करता हो तो उसका सेवन बिल्कुल बंद कर दें। एक बहुत प्यारी कोटेशन है थॉमस एडिसन की, कि उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में डॉक्टर अधिक दवा नहीं बल्कि मरीज को सही आहार विहार और बीमारी से बचाव के प्रति जागरूक करके रोग के कारणों का निवारण करेंगे। और आज ये ही हो रहा है। देखिए कितना सही हो रहा है। आज डॉक्टर्स भी जागरूक हो गए हैं और वो इसी प्रकार से अपने पेशेंट को ट्रीट करते हैं। और अब तो गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार से सबसे बड़ा जो हमारा ये आयोजन चल रहा है। आप देखिए कोरोना काल में हमारे सारे कार्यक्रम बंद हो गए थे, लेकिन गर्भ संस्कार जो है वो अपनी चरम सीमा पर चलता जा रहा था। और हमारा जो एनसीआर का जो पहले गर्भ संस्कार हुआ है, जिसमें परम आदरणीय श्रद्धेय शैलजी जी ने जिसका इनॉग्रेशन किया था, और उसमें उसको कम से कम जो है वो प्रतिदिन 6-7 हजार लोग देखते थे उसको ऑनलाइन। और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो देश विदेश में जो ये ऑनलाइन जो माध्यम आजकल बन पड़ा है, ये बहुत अच्छा बन पड़ा है, जिसके माध्यम से हम घर बैठे कहीं से कहीं तक पहुंच सकते हैं, कितने से कितने ज्यादा लोगों तक इसका लाभ दे सकते हैं। तो ये है हमारे आहार की छोटी सी प्रेजेंटेशन। कोशिश की है कि इसको समय में पूरा किया गया है, और हम इसके ऊपर और भी लंबा विषय करते कि आहार इतना प्यारा विषय है, मेरा तो बहुत प्यारा विषय है, तो कितना ही समय आप ले सकते हैं इसके ऊपर बोलने के लिए। लेकिन अपने को समय सीमा का ध्यान रखना था, क्योंकि हम लोगों ने शुरू ही इसको थोड़ा सा लेट किया था कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण। और ये आहार की हमारी प्रेजेंटेशन यहाँ पर समाप्त होती है। और इससे संबंधित जो भी चीजें हैं, आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। और देरी के लिए आप सबसे बहुत बहुत क्षमा चाहेंगे इस बात के लिए। तो ये है हमारी सारी पीपीटी, जिसको हम आहार के माध्यम से अपनी गर्भवती माता को जागरूक करते हैं कि आहार का कितना बड़ा महत्व है, बाहर के खाने को क्यों मना करना है, क्योंकि किस प्रकार की भावनाओं से उसने बनाया हुआ है।
अब मिठाई की दुकान पे एक बच्चा खड़ा हो जाता है, तो वो मिठाई को जो उसको नहीं पा सकता, वो उस दृष्टिकोण से देखता है उसको पाने की, तो उसको वो देखने के भाव भी उसके अंदर गए, और जो खरीद के खाने वाले हैं ऐसे, और उसके अंदर तो वो जाएंगे जाएंगे। सारा खेल भावनाओं का है इसमें। इसलिए कहा जाता है गर्भवती माता जैसा आचार विचार भावनाएं और आचरण और चिंतन रखेगी, वही गर्भस्थ शिशु पर पूरा प्रभाव पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब आपका, जो आपने ये अवसर दिया, और हमारे दिल्ली एनसीआर का जो ये वेबिनार है, ये खूब सफल 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 होता चले, अधिक से अधिक लोगों तक हम इसको पहुंचा सकें। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।